तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के जनरल अवेयरनेस पर इंडियन पॉलिटी को लेकर, जिसमें हम भारतीय संविधान के विकास पर बात करेंगे। और अगर हम भारतीय संविधान की बात करें कि भारतीय संविधान को अंग्रेज़ों के द्वारा कैसे प्रभावित किया गया, तो उसका अध्ययन हम करेंगे। तो इसमें हम शामिल यहाँ पढ़ेंगे स्पेशली 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1781 का एक जो एक्ट आया था वो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और जो चार्टर अधिनियम बने थे वो 4 थे, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। और ये बना था 1773 में, और इसका भारतीय संविधान के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ये इसके आने से हुआ ये था कि जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में अपने हिसाब से काम कर रही थी, उस पर कोई रोक टोक नहीं था, तो इसके थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सरकारी नियंत्रण का काम किया गया। इसका यह महत्व है। इसके अलावा इसके द्वारा पहली बार कंपनी का जो प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्य था उनको मान्यता मिली, और साथ ही साथ भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और इस अधिनियम की अगर हम विशेषताएं की बात कर लें तो इस अधिनियम के द्वारा ही बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इससे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। तो इसके तहत जो पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का वो वारेन हेस्टिंग्स था। इसके अलावा जो ये गवर्नर जनरल थे उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। और सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत किया गया था। इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसके अलावा जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तो उसके अधीन मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो आ गए। और इसके बाद 1781 का एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। तो इसमें क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कुछ कमी थी उनको दूर करने के लिए इसे लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसकी अगर हम बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो कंपनी का राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य था उनको अलग अलग कर दिया गया। इसके अलावा जो कंपनी के निदेशक मंडल थे, यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उनके अधिकार को समाप्त करने के लिए एक नए संगठन का निर्माण किया जाता है जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाया जाता है। और ये जो एक्ट था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला ये था कि भारत में जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया इसी एक्ट के तहत। और दूसरा विशेषता जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्रदान कर दिया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, अब हम चार्टर एक्ट की बात कर लें। तो जो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके कुछ ही दिन बाद जो ब्रिटिश सांसद हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि भारतीय प्रशासन के लिए चार्टर अधिनियम को पारित किया जाए। ठीक है, और ये जो अधिनियम बने चार्टर अधिनियम, तो इनका सबसे जो प्रमुख विशेषता था कि हर 20 वर्षों के बाद इनका पुनरावलोकन किया जाना था, ताकि जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रशासनिक सुधार भारत के संदर्भ में किया जा सके। तो इसी निर्णय के तहत इनके द्वारा जो पहला चार्टर अधिनियम बनाया गया ब्रिटिश शासकों के द्वारा
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, सॉरी, 1793 में, उसके बाद 1813 में, फिर 1833 में और 1853 में। और ऐसा हुआ कि 1853 के बाद क्रांति हो गई। जब क्रांति हो गई तो ऐसा कुछ चांस ही नहीं बचा, तो सिर्फ 4 ही बने चार्टर अधिनियम। तो 1793 के अगर हम चार्टर अधिनियम की बात करें, तो जो 1793 का चार्टर अधिनियम बनाया गया, इसमें ये घोषणा किया गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इनके सदस्यों का जो वेतन है वो भारतीय संसाधनों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो भारतीय संसाधन थे, जो भारतीय रुपए पैसे थे, उसका पलायन जो है ब्रिटेन में होना चालू हो गया। फिर इसके बाद 1813 ईस्वी में, यानी कि 20 वर्ष बाद, जब इसका फिर से अवलोकन किया गया, तो 1813 में दूसरा चार्टर अधिनियम पारित किया गया। और दूसरे चार्टर अधिनियम का विशेषता ये था कि इस चार्टर अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वेस्ट करती है, तो इसके रिक्वेस्ट को मानते हुए चीन के साथ और चाय का व्यापार, इन दोनों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बने रहने दिया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया, कि भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपए का राशि का प्रावधान किया गया। हालांकि इसका प्रयोग नहीं किया गया था इसके बाद। और इसके बाद जो दूसरा चार्टर अधिनियम आता है 1833 ईस्वी में, जिसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है भारत के संदर्भ में, भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में। तो असल में क्या था कि जब ये चार्टर अधिनियम बना 1833 ईस्वी का, तो ये भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इसके अलावा अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, उसका पहला विशेषता ये था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो उस समय गवर्नर जनरल बना, ये वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, उनके पास ऐसी शक्तियाँ थी जिसमें जितने भी नागरिक हैं और सैन्य शक्तियाँ हैं, वो सभी शामिल थी। इस प्रकार ये जो अधिनियम बना, पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसमें ब्रिटिश कब्जे वाले जो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र थे, उस पर पूरा नियंत्रण था। और इस चार्टर अधिनियम के तहत पहले व्यक्ति जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके अलावा जो मद्रास और बम्बई के जो बम्बई और मद्रास हैं, इनके जो गवर्नर थे, उनको विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। और यानी कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार का स्वामी बन गया। और इसके अलावा ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जो गतिविधियां थी, उनको समाप्त कर दिया गया। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गया, जिसका कार्य भारत में शासन करना था। और ये जो इसकी चौथी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वो कुछ ऐसा है कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही जो सिविल सेवक थे, उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया पहली बार। हालांकि हो नहीं पाया, पर प्रयास किया गया था। और जब ब्रिटिश लोगों ने इसका विरोध किया तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और इसके बाद जो चौथा चार्टर अधिनियम बना 1853 में, अगर हम उसकी बात करें, तो ये अंतिम चार्टर अधिनियम था। और इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें, तो पहला ये था कि भारत में सिविल सेवकों के जो भर्ती होनी थी संयुक्त परीक्षा के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था जो की गई थी, वो इसी अधिनियम के तहत की गई थी। इसके अलावा इसने पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद है, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। तो ध्यान दीजिएगा कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को सेपरेट किया। इसके अलावा इसने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया। यानी कि अगर सवाल ऐसा आता है कि पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व किस चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया, तो ये चतुर्थ चार्टर अधिनियम था। इसके बाद जैसा कि बताया इसने कि
इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के जो परिषद का जो विधायी और प्रशासनिक कार्य था उनको सेपरेट किया। इसके अलावा इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और जो भारतीय क्षेत्र हैं उनको इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। तो ये हो गया 1853 का चार्टर अधिनियम की विशेषता। तो और बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम बना। इसके अलावा 1861, 1892 और 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम बना और 1909 और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसके बारे में तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।